हेलो भाई। तो देखो, इतने भी मैं दिन भर में आपसे कम्युनिटी टैब में क्वेश्चंस पूछूंगा, उनके आंसर करने की कोशिश करूंगा विद बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो आप भी थोड़ी सी कोशिश करना, अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो भाई आप करेक्ट कर देना। और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ का, जितनी मेरी नॉलेज है मैं भी आपकी तरह प्रिपरेशन करने वाला ही एक स्टूडेंट लगा लो जो थोड़ा सा इस साइड खड़ा हूँ, तो साथ में मिलकर कर लेंगे भाई। क्वेश्चन कौन सा था जिसमें बहुतों को दिक्कत आ रही थी? क्या था कि द स्टेटमेंट majority of people are average, a very few very bright and a few below average is based on the published principle of। तो इसका आएगा भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज। क्योंकि देखो, कॉमन सी बात है कि भाई कुछ बच्चे बहुत होशियार होंगे, कुछ हमारी तरह नॉर्मल एवरेज से होंगे, कुछ जो बेचारे ज्यादा मेहनत करने के बाद सीखते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पढ़ा और याद कर लिया। ठीक है, तो ये क्या होगी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज होगी सब में, किसी में ज्यादा किसी में कम। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस होगी, ये किसी में ज्यादा किसी में कम होगी। ठीक है, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखो मैं बताता हूँ, हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा था कि भाई इंटेलिजेंस एक नहीं है। समझ रहे हो? मान लो इंटेलिजेंस, हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि भाई कोई बहुत बढ़िया खेलता हो या फिर जो बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, क्या मान लेते हैं कि बहुत बड़ा इंटेलिजेंट है यार, कितने बढ़िया बढ़िया काम कर लेता है, सारे काम कर लेता है। इस टाइप से मतलब अलग अलग स्किल्स को मिला के हम एक इंटेलिजेंट मानते हैं, कॉमन सेंस जो लेमन लैंग्वेज में है। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर की यही तो खासियत थी। उसने क्या कहा था कि एक इंटेलिजेंस नहीं है, इंटेलिजेंस के अलग अलग चीजें हैं। जैसे उसने कहा कि भी हम जो वर्बल इंटेलिजेंस है वो अलग है, हम इंट्रापर्सनल रिलेशन है वो एक अलग इंटेलिजेंस है, स्पेटियल रिलेशंस है वो एक अलग है। ये अलग अलग इंटेलिजेंस उसने बताई थी 8 तरह की। नंबर शायद देख लेना आप, 8 तरह की थी शायद। स्टार्टिंग में 7 बताई थी, लेकिन बाद में वो एक बार 8 हुई, फिर उसके बाद वो 9 हो गई थी। उसकी जो रिसर्च थी ना, उसमें उन्होंने एक बात बताई थी कि जो उसके डिमेरिट्स आने लग गए थे बाद में, कि भाई हम जिनको नॉर्मल स्किल्स बोलते हैं उसको हार्वर्ड गार्डनर ने अलग से इंटेलिजेंस बता दिया। ये तो नॉर्मल स्किल्स है, ये डिमेरिट्स थी 3-4 उसकी। कोई इसका भाई ऐसा भारी भरकम एम्पेरिकल सपोर्ट नहीं था कि पीछे उसने कोई बहुत बढ़िया रिसर्च कर रखी हो जिससे इन सब को अलग अलग इंटेलिजेंस ही प्रूव कर दे। ये तो स्किल्स थी अलग अलग, लेकिन उसने इंटेलिजेंस बता दी, तो ये उसके डिमेरिट्स थे। लेकिन एक चीज आपने नोट करी होगी इन ऑप्शंस में, एक पहला ही ऑप्शन क्या था, डैमेज टू वन पार्ट ऑफ ब्रेन अफेक्ट्स ओनली अ पर्टिकुलर एबिलिटी स्पेयरिंग अदर्स। इसका मीनिंग क्या है कि भी देखो, जब हमारे आपने कई बार मूवीज में भी देखा हुआ है, फिर नॉर्मली भी कई किसी के आस पड़ोस में या किसी के रिलेशन में पक्का ऐसा किसी न किसी को जानते होंगे आप लोग कि भी उसको चोट लगी और वो पीछे 2 साल की जो मेमोरी थी ना, बीच में कुछ साल की मेमोरी वो चली गायब होगी उसकी। या फिर किसी को चोट लगी और उसका लेफ्ट साइड का हिस्सा काम करना बंद कर गया। तो इससे तो पता चलता है कि भी मतलब लेफ्ट साइड का अगर काम करना बंद किया तो कहीं ना कहीं राइट साइड से अलग है वो चीज। अगर 2 साल की मेमोरी उसकी गायब हुई है तो कहीं ना कहीं बाकी से वो चीज अलग है। एक चीज तो इंटेलिजेंस है नहीं, और अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस मतलब ब्रेन में है। तो ये चीज कहीं ना कहीं क्या होगी, हार्वर्ड गार्डनर की जो बात कह रहा था ना हार्वर्ड गार्डनर, उसको सपोर्ट करते मिल गई। ठीक है, तो इसलिए इस सेंटेंस मतलब इस स्टेटमेंट को छोड़ के बाकी सारी ऐसी स्टेटमेंट थी जो उसकी उससे कोई रिलेटेड नहीं थी इतनी ज्यादा, लेकिन ये स्टेटमेंट ऐसी थी जो उसकी थ्योरीज को सपोर्ट करती थी। ठीक है, अब आगे आ जाओगी। देखो फिर इसके बाद क्या आ गया, इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो आप देख लो साइड में। इंटेलिजेंस थ्योरी इनकॉर्पोरेट्स द मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन इंटेलिजेंस, फिर ब्रैकेट में क्या था, मेटा कंपोनेंट एंड द वेरिड फॉर्म दैट इंटेलिजेंस कैन टेक, दैट इज क्रिएटिव इंटेलिजेंस। तो मतलब ये बताना था कि मेटा कंपोनेंट और क्रिएटिव इंटेलिजेंस वगैरह ये सारी चीजें कहाँ यूज हुई हैं, कौन सी थ्योरी में यूज हुई हैं। याद रखना भाई, बहुत सारे बच्चों ने ना इसका स्पीयरमैन कर रखा। भाई कैसे कर दिया आपने स्पीयरमैन, समझ रहे हो? मेटा कंपोनेंट्स वगैरह और ये थी ना जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस वगैरह, ये सारी स्टर्न वो था ना स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी में दी गई है। उसने जो बताया गया था कौन सा था, एक तो था कंपोनेंशियल या फिर एनालिटिकल थिंकिंग, ठीक है, कंटेक्चुअल या फिर प्रैक्टिकल थिंकिंग, वो इंटेलिजेंस। ठीक है, तीसरा क्या था, तीसरा था उसका एक्सपीरियंशियल या फिर क्रिएटिव। ये 3 पार्ट्स थे उसके। तो जो पहला पार्ट था ना कंपोनेंशियल या फिर एनालिटिकल थिंकिंग, कंपोनेंशियल क्या है, जब मतलब इस तरह से आप एक लेमन लैंग्वेज में समझ रहे हो यार, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं आपको याद रहनी चाहिए बाय हुक और क्रुक।
तो ये चीज ऐसे याद रखो कि देखो कॉम्पोनेंशियल का क्या मतलब होता है, कॉम्पोनेंट्स मतलब अलग अलग पार्ट्स, कॉम्पोनेंट्स मतलब एक चीज के अलग अलग पार्ट्स डिवाइड करने का क्या मतलब होता है, एनालिटिकल, समझ गए। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, चीजों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। तो वही जो मेटा कोग्निशन, मेटा जो वो होते हैं ना कंपोनेंट, वो हमारा बुद्धि का वही होता है, उसको ही बोलते हैं जिसमें हम थिंकिंग, विचार करते हैं। तो ये किससे रिलेटेड था, स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी। अब ये मैंने आपको एक पुश दे दिया है, इस थ्योरी से इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब ये थ्योरी करनी है आप लोगों ने। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट थे जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर सारे ठीक थे इसमें, लेकिन एक पेयर जो था वो गड़बड़ था। कैसे गड़बड़ था, वो था भाई जो मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है ना, वो किसने दी थी, हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी भाई, समझ रहे हो। जिसने ये बात कही थी कि भाई हमारे जो ये है ना बुद्धि, ये एक नहीं है, ये अलग अलग तरह की 8 तरह की या 9 तरह, स्टार्टिंग में 7 तरह की बुद्धि बताई थी, बाद में 9 तरह की होगी थी। ये अलग अलग तरह की बुद्धियां हैं जो मिलके काम करती है फिर बाद में, समझे मेरी बात। तो लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बता दिया था, गिलफोर्ड को बता दिया था इसका कि भी, लेकिन गिलफोर्ड ने कौन सी दी थी, गिलफोर्ड ने दी थी भाई 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, या फिर आप कह सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल। हाँ, लेकिन जो 3D मॉडल था ना, इसके जो टोटल पार्ट मतलब जो वो थे 3D मॉडल में 180 वो थे, क्या बोलते हैं उसको, बॉक्सेस जो मतलब उसको बोलते हैं, लेकिन 180 वो थे उसमें, पार्ट्स बोल रहे हैं जो भी कुछ बोलता था ये, लेकिन मतलब इसको आप देख लेना एक बार। लेकिन इसका जो लेटेस्ट वो उसमें 180 थे, स्टार्टिंग में 120 थे, फिर बाद में 150 हुए, लेकिन आज 180 है। अगर 120 ना मिले तो 150 क्लिक करना आपने, 150 भी ना मिले तो 180 क्लिक करना, लेटेस्ट मिलेगा आपको फिर। तो ये सारी चीजें आप चेक कर लेना एक बार। स्टर्नबर्ग ने दी थी 3D मॉडल ऑफ, क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स एट द ऑन द बेसिस ऑफ देयर IQ लेवल टेंड्स टू मतलब डैश देयर सेल्फ स्टीम एंड डैश देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। एक बात बताओ भाई, मान लो कोई नॉर्मल सा बच्चा है, अगर एक बहुत बड़ी एक थॉट मतलब कोट आती है ना कि इफ यू आर द स्मार्टेस्ट इन अ रूम देन यू आर इन अ रॉन्ग रूम, तो इसी से साफ सिंपल भाषा में इसी से समझ जाओ आप। अगर हमने सभी बच्चों IQ लेवल के बच्चों को एक साथ बैठा दिया, जिनका जो इंटेलिजेंट उनको इंटेलिजेंट वालों को एक साथ करते, जो बेचारे थोड़े से रिटार्डेड से उनको अलग बैठा दिया, तो यार इंक्लूसिव एजुकेशन का सिस्टम खत्म हो गया। एक चीज तो जब इंटेलिजेंट ही सारे बैठ गए तो उनकी सेल्फ स्टीम हर्ट होगी ना भाई, क्योंकि उनको तो ये लगता है कि ना हम तो मतलब और ज्यादा ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे, लेकिन जो नीचे वाले होंगे उनकी वैसे हर्ट हो जाएगी कि देखो इनको इंटेलिजेंट मान रहे हैं, मेरा धन मान रहे हैं, सेल्फ स्टीम यही हर्ट होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट। दूसरी चीज क्या थी, IQ लेवल। देखिए एक बात बताता हूँ आपको, परफॉर्मेंस पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए, डिक्रीज नहीं होगा। अगर सभी एक समान ही हैं तो या तो इंक्रीज ही हो सकता है या डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन समझ गए मेरी बात। भूतों ने इसका डिक्रीज लिख रखा है, परफॉर्मेंस पे केवल IQ लेवल पे सब एक साथ बैठा दिए। हाँ, इतना हो सकता है इससे बच्चे थोड़ा सेल्फ स्टीम की वजह से वो चीजें हर्ट करके और डिक्रीज हो गई, लेकिन वो सेल्फ स्टीम हर्ट होने से, सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होने से उनका डिक्रीज हो जाएगा, अलग चीज है। लेकिन एक साथ बिठाने से उनका परफॉर्मेंस घटेगा नहीं, ठीक है, उतना ही रहेगा। एक चीज इस जैसा मिलता जुलता एक ऐसा भी क्वेश्चन था कि भाई IQ लेवल के 2 जुड़वा बच्चे हैं, उनको एक हाई क्लास फैमिली में भेज दिया, एक को लोअर क्लास फैमिली में भेज दिया, तो 2-4 साल बाद वो मिले, उनका IQ टेस्ट हुआ, तो क्या उसका रिजल्ट मिलेगा। अब इसका आंसर आपने बताना है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपने खुद से भी इसका आंसर पहले बता देना है, अभी बता दो कमेंट सेक्शन में। लेकिन मैं इसका आंसर अपनी तरफ से बता देता हूँ कि भाई जो सोशल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनका हमारे IQ लेवल पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, समझे मेरी बात। IQ लेवल पे उनका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे कोई हाई क्लास फैमिली हो चाहे लोअर क्लास फैमिली हो, जब उनका IQ टेस्ट होगा तो अलग ही लेवल पे टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा, भूतों के क्वेश्चन ये थे कि भाई फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, भाई फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है, विलियम वुंट, क्योंकि उसने सबसे पहली लैब बनाई थी। उसके बाद अमेरिकन साइकोलॉजी का फादर कौन कहा जाता है, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी कौन है, विलियम जेम्स। विलियम वुंट ने 1879 में एक लेबोरेटरी वो करी थी, स्थापित करी गई थी जर्मनी में, लिपजिंग करके कोई जगह थी, जो आज कार्ल मार्क्स करके यूनिवर्सिटी है वहां पे। तो लेकिन इससे पहले 1874 में, आप चेकआउट एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, 1874 में
द फंडामेंटल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी नाम की बुक भी लिखी थी विलियम वुंट ने, लेकिन वो इतनी मतलब क्या कहते हैं उसको, इतनी वो नहीं बना पाई जितनी विलियम जेम्स ने जो एक बुक लिखी थी। वो कौन सी बुक लिखी थी वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें बच्चों के ज़्यादा डाउट आ रहे थे, वो मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर दिए। भाई मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अपनी नॉलेज की तरफ से आप लोगों को कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और कोई मेरे लायक आपकी तरफ से। और हाँ, कल से हर 2 घंटे में एक क्वेश्चन आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना उनको, और खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया लिखा करो। मैं जो यहाँ आंसर कर रहा हूँ आपको, ये कंप्लीट आंसर्स नहीं है, ये एक तरह से आपको पुश दे देंगे। इसके बाद आपने रिसर्च अपनी खुद करनी है, अपनी बुक से, अपने दोस्तों से, किसी से, टीचर वगैरह से पूछ के खुद ही सब कुछ करना है। मैं केवल आपको एक पुश दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।